हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है मोल कंसेप्ट। और ये जो मोल कंसेप्ट है एनसीईआरटी में आपको इस नेम का चैप्टर नहीं मिलेगा। उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेम से मिल जाएगा, है ना। बाकी चैप्टर वही है, लेकिन अपन नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अपन मोल कंसेप्ट नाम दे देंगे, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कोचिंग्स होती है उसमें मोल कंसेप्ट नाम से चैप्टर को ही डिस्कस किया जाता है। इज इट क्लियर? अब इसमें ये क्या होता है, क्या कंसेप्ट है मोल के पीछे, मोल मीन्स क्या होता है, इनके बारे में अपन को यहाँ पे स्टडी करना होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक कुछ सी बहुत ही बेसिक सी बात करते हैं। जैसे कि मान लो अपन चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। जैसे सब्सटेंस की बात करें, है ना, बेसिकली जो मैटर होते हैं वो मैटर का मतलब कोई भी, है ना, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, ऐसा मान लो। तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। कोई भी सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इम्प्योर और एक होता है प्योर। एक होता है इम्प्योर और एक होते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्लियर है। और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ये दो टाइप के अपने पास होते हैं। अब इसमें कौन आएगा, तो बोले इम्प्योर का मतलब ये है कि जैसे मिक्सचर नहीं होते बहुत सारे, जैसे कि मान लो मिक्सचर। ओके, ये मिक्सर में क्या आएंगे भाई, तो मिक्सर में आपके एग्जांपल्स होंगे जैसे कि मान लो ओर हो गए, है ना, या फिर बच्चों मिनरल्स हो गए। ओर का मीनिंग क्या होता है? ओर का मीनिंग होता है कि भाई अपन केमिस्ट्री में एक्चुअली के अंदर क्या स्टडी करते हैं, अपन कुछ प्योर सब्सटेंस के करते हैं, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस के भी करते हैं। जैसे कि मान लो अपन को कोई आयरन चाहिए ना, तो आयरन का मान लो कोई भी अपन को कुछ भी मटेरियल बनाना है, तो अगर मान लो आप आयरन लेने जाओगे तो डेफिनेट सी बात है कि अर्थ क्रस्ट में जब आप आयरन को निकालोगे तो वो आयरन प्योर फॉर्म में नहीं होता। वहाँ पे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अलग होती है जो अपने लिए इम्प्योरिटीज़ का काम करती है। उनको अपन को सेपरेट आउट करना होता है, बाद में अपन को आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। इज इट क्लियर? तो आयरन अपने लिए क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। बट उस केस में वो जब सब एक साथ थे जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, दैट इज़ नॉन एज ए ओर। क्या बोलते हैं उन्हें? ओर बोलते हैं। ओके बच्चों, जो ओर का मीनिंग समझ में आ गया। जैसे बोले जिसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा हो उसे अपन ओर बोल देंगे। मान लो मैं एल्यूमिनियम चाहिए मुझे, तो एल्यूमिनियम आपको प्योर एल्यूमिनियम तो मिलने से ही रहा। आप अर्थ क्रस्ट में से कुछ भी निकालोगे तो दैट इज नॉन एज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अपन बोलेंगे ये एल्यूमिनियम का ओर है, बिकॉज वाई इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, दैट्स वाई उसे अपन क्या बोल सकते हैं, ओर बोल सकते हैं। इन्हें अपन मिक्सचर्स बोलेंगे, है ना। मिक्सचर का मतलब कुछ भी हो जिसका दो या दो कंपोनेंट ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन मिक्सचर बोल देंगे। और उसका एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? ओके, प्योर जो होंगे, प्योर वो दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। इनमें दोनों में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, जो कि एक एटम होता है। और कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसे अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। It means we can say compounds are made up of many molecules and elements are made up of many atoms. What do you mean by fundamental particles? ये क्या होते हैं भाई fundamental particle? Fundamental particle means particles. ये क्या होंगे? smallest होने चाहिए, a smallest and simplest. स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। जैसे तो ऐसे समझो आप, है ना, जैसे आपने एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम की सीट है मान लो, है ना, तो ये मान लो एक एल्यूमिनियम की सीट है बच्चों, तो बोले ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एल से, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है एल। तो ये आप इस एल्यूमिनियम को क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम इज ए एलिमेंट। एल्यूमिनियम इज ए एलिमेंट। ओके, तो इस एलिमेंट में कौन होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स। बिकॉज भाई जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे एलिमेंट के वो कौन होंगे? एटम। तो बोले इसमें क्या होंगे भाई? तो बोले इसमें सर एल्यूमिनियम के ना बहुत सारे एटम्स होंगे, लार्ज नंबर में बहुत सारे होंगे, ऐसे करके एल्यूमिनियम इस टाइप से इसमें क्या होंगे? बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इट मीन्स व्हाट?
एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो एल्यूमिनियम ये बहुत सारे क्या हैं, एटम है। ऐसे बहुत सारे एटम्स जब कनेक्ट होंगे तो उस केस में क्या बन जाएगी, एक एल्यूमिनियम की सीट बन जाएगी। एल्यूमिनियम क्या है, बोलेंगे एल्यूमिनियम सर एक एलिमेंट है। ओके, जैसे मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं अपन, है ना। मान लो मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर, ओके, मान लो इसमें अपने पानी लिया बहुत सारा, एक गिलास पानी लिया मान लो, ठीक है। इसमें कौन होता है बच्चों, सभी जानते हैं कि पानी जो होता है H2 होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। तो बोलेंगे H2 इज व्हाट, तो H2 इज कंपाउंड, बिकॉज वाई, ये दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कंपाउंड का क्लियर हुआ ये बात। ओके, अब बोलेंगे क्या इस ग्लास में एक ही H2 है क्या, एक ही ओनली वन H2 है क्या, नहीं सर, इसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये H2O मेरे लिए क्या है, कंपाउंड है, और इसके अंदर इस ग्लास में सर बहुत सारे H2O ऐसे छोटे छोटे H2O बहुत सारे हैं, है ना। तो दीज H2O आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूल बोलेंगे। इट मीन्स कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज वाई, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है कंपाउंड की, वो कौन होती है, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट की कौन होती है, एटम। इट मीन्स एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। लेकिन एक बात आप क्या नोटिस की कि सर जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन सर एक एलिमेंट है ना, और जो H2 है वो किससे बना हुआ है, दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, क्या कंपाउंड सर आप मॉलिक्यूल बोलो वो ठीक है, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। इसका मतलब आपने क्या नोटिस किया, सर एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट एंड विच कैन नॉट डिविजिबल, which cannot divisible. Is it clear? Okay, देखो आगे। क्लियर हुई बात, ये एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं वो, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, एटम से। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ओके, आगे देखो बच्चों, अब अपन कर रहे हैं कि एटम के रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं। एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन्स की एटॉमिक जो थ्योरी है, उसने कुछ बातें की थी एटम को लेके, जो हालांकि कुछ बातें उसकी सही थी, कुछ बातें उसकी गलत थी, लेकिन बच्चों ज़्यादातर बातें उसकी गलत ही थी, है ना। लेकिन डाल्टन ने एटम को लेके कुछ बातें बताई थी, इसलिए उसकी थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है। और इस थ्योरी को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, उसमें अपन डिटेल में भी बात करने वाले हैं। बट यहाँ पे अपन 2-3 पॉइंट वो लिखने वाले हैं जो अपने काम के हैं। कभी उसने ऐसा बताया कि एटम जो होते हैं ना, एटम नेवर बी क्रिएटेड, आप एटम को बना नहीं सकते, नोर डिस्ट्रॉयड, ना एटम को तोड़ा जा सकता। हालांकि ये बात तो अब गलत हो गई है, उस टाइम तो ये ठीक थी, लेकिन अब तो बच्चों एटम कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, एटम भी टूटा जा सकता है ना, एटम को आप तोड़ सकते हो, उसको और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ला सकते हो ना। दूसरा उसने क्या बताया, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा होता है, ऑफ एनी सब्सटेंस। चाहे आप सब्सटेंस कोई भी ले लो, उसे आप तोड़ दो, वो एलिमेंट में, कंपाउंड में, और तोड़ दो, मॉलिक्यूल में, और तोड़ दो, एटम में, बस फाइनली एटम तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उससे और छोटे नहीं होते, ऐसा उसने बताया डाल्टन ने। क्लियर है ये बात। 3rd नंबर पे ये बच्चों क्या होता है, बहुत ही छोटा। तो आप छोटे वर्ड को क्या ले सकते हो, टाइनी, है ना, बहुत ही छोटे को क्या बोल सकते हो, टाइनी। एंड आइडेंटिकल, और वो आइडेंटिकल भी होते हैं, आइडेंटिकल इन शेप फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट। इसका क्या मतलब समझोगे बच्चों, इसका मतलब ये समझेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मान लो आपने कोई आयरन लिया, ठीक है ना, एक आयरन की क्या ली, लेट सपोज सीट ली, एफ ही रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों आयरन को, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। अब
आयरन क्या है बच्चों, एक आयरन एक एलिमेंट है, आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट की बोलेंगे अगर ये सीट है तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, आयरन के कौन होंगे, एटम्स, आयरन के कौन होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको सही है। अब मुझे बताओ क्या ये ऐसा होगा क्या कि सर एक एटम आयरन का स्क्वायर होगा और एक आयरन का एटम सर रेक्टेंगुलर होगा और एक कोई कुछ होगा, एक कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। इस सीट में जितने भी आयरन के एटम होंगे वो सभी के सभी शेप में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और होंगे कैसे, छोटे छोटे होंगे, ऐसा उसने बताया। और स्पेरिकल शेप मानते हैं बच्चों एटम की हमेशा, हालांकि अपन को नहीं पता वो कैसे होते हैं, बस इसका ऐसे मान रखा है जेप्सन, है ना। हाइपोथेटिकल बात है ये कि जो एटम होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर साइड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला डाल्टन साहब ने। ओके बच्चों, एक बात ये लिख ली, उन्हें और अपन डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। और उसने क्या बताया, वो बातें आपसे बोलने का तरीका बच्चों अलग अलग हो सकता है, बट वो बात एक ही है। उसने ऐसा भी बताया कि इट इज़ ए इनडिविजिबल पार्टिकल। तो इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब तो जिसे ब्रेक ना किया जा सके, तो वो तो मैंने लिख दिया ना कि इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, फोर्थ वन, क्या लिखोगे बोलो। तो वो बात एक ही है, लेकिन वो कई बुक्स में ऐसे पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं, है ना। इट इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है भाई, इसको आप और नहीं आगे लेके जा सकते हो। और जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि ये बात आज तक सही है। उसने ऐसा बताया था कि कोई भी रिएक्शंस होती है, केमिकल्स रिएक्शन, लेट सपोज ए और बी के में रिएक्शन हो रही है, तो ए के एटम और बी के एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। इट मीन्स एटम कैन पार्टिसिपेट, किस में पार्टिसिपेट करेंगे भाई, इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी मान लो रिएक्शन चल रही है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एटम, और ये बात ठीक है। आज के टाइम बताओ इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो गलत हो गई। एक तो ये वाली, एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड बच्चों, उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक उसने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी गलत है। स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट तो प्रोटॉन, उनमें भी ब्रेक कर दिया जाता है। अपने पास कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे 12th में, तो अपन ये देखेंगे कि वो भी ब्रेक हो रहे हैं ना, डिके होता रहता है, मतलब एटम्स भी और कन्वर्ट होते रहते हैं अलग अलग, छोटे छोटे प्रोटीनों, न्यूट्रिनो, इस टाइप से। ये टाइनी ठीक है, छोटा ही होता है, उसकी बात ठीक थी, है ना, कि उसे भी नहीं दिखता था एटम, और अपन को भी नहीं दिखता, तो छोटा ही होगा, और क्या है ना। आइडेंटिकल, हाँ आइडेंटिकल ही होता है, ये तो आज भी मानते हैं आइडेंटिकल होता है ना। और पर्टिकुलर एटम के लिए बात सही है। इंडिविजुअल पार्टिकल, ये गलत हो गई बात। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये आज भी सही है। लेकिन डाल्टन जो साइंटिस्ट था, उसने पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में कुछ ना कुछ बातें की थी, इसलिए ये थ्योरी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। उसके कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको माइंड में रखने हैं। ओके, अब इस एटम का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन को बच्चों इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज एक्स कोई अपने पास एटम है, बराबर है, यहाँ पे अपन ए लिखते हैं ए, और यहाँ पे हमेशा जेड लिखते हैं। ये तरीका होता है, एक सिंबल होता है, इस टाइप से लिखा जाता है। वेयर ए इज़ वॉट, एक एटम में होता क्या है, जैसे मान लो जनरल एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, इस टाइप से होती है। एक बीच में है ना कुछ मास होता है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों एन न्यूट्रॉन और पी प्रोटॉन। एन का मतलब न्यूट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन। इनके बाहर ऐसे सर्कुलर पाथ बोलते हैं इसको। हालांकि हाइजेनबर्ग ने बताया था इस टाइप से वेव फॉर्म होती है, लेकिन जनरली क्या बोलते हैं, ऐसे राउंड्स होते हैं, है ना, इस टाइप से, इस टाइप से। तो इनमें क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। चाहो तो ऐसे राउंड बना लो पूरा, इस टाइप से सर्कुलर मोशन टाइप होता है ऐसा। क्या बात ठीक है। तो इनमें कौन घूमते रहते हैं, बोले इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे। और जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना उसका नाम होता है ऑर्बिट। क्या नाम होता है, ऑर्बिट। याद रहेगी बात। एटम के बाहर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनका नाम क्या होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट।
और जहाँ पे मतलब पूरी जगह तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं भाई, मान लो पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की जो जगह है वो फिक्स होती है, मतलब कि हाँ सर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। लेट सपोज मान लो इधर वाले पार्ट में मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जैसे कि n=1 सेल है, ये n=2 है, ऐसे 3 है, ऐसे आगे चलता रहता है ना। तो लेट सपोज मुझे पता चला कि यहाँ फिर सेकेंड वाले में सर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका नाम होता है बच्चों ऑर्बिटल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? Orbital is that area at where the probability of finding electron are maximum. It means अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम होती है, उस एरिया को, उस पार्ट को अपन ऑर्बिटल नाम दे देंगे। और जो ये सर्कुलर पाथ होगा, दैट सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ किसके अराउंड? अराउंड न्यूक्लियस। क्या बोलते हो बच्चों, क्लियर हुई बात? ही ऑर्बिटल इज व्हाट, लिखोगे आप? ऑर्बिटल बोलो क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? ए एरिया ऑफ ऑर्बिट एट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं वो ऑर्बिट के एरिया को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर हुई बात? एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? उसके बीच में कौन रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सर्कुलर पाथ मानते हैं, ऐसा बोल देते हैं। क्लियर है? वैसे इक्लिप्स टाइप होता है, ओरिजिनल मतलब कुछ भी मान लो एक बार फिलहाल तो। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जो एटम होते हैं उस एटम में तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई? एक होता है पी का मतलब प्रोटॉन, पी का मतलब प्रोटॉन। एक और कौन होगा? एन का मतलब न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। और एक और कौन होगा? जो घूमते रहते हैं उनसे क्या बोलते हैं? ई- से, या फिर सिंपल ई बोल दो। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये 3 पार्टिकल होंगे। क्या मेरी बात सुन आई? ओके। जो मैंने लिखा है, जैसे कि मान लो अगर अपन मास की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है बच्चों 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है सर, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चों 1.6742 या 47 के आसपास, 42 इंटू 10 की पावर -27 kg। आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इज इट क्लियर? मैंने देखो बच्चों ये kg में ही लिया है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ग्राम में चाहिए तो क्या आपने फिजिक्स में ये बात ये सब पढ़ी कि k का मतलब ये क्या है? k का मतलब किलो। किलो मीन्स व्हाट? 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 होता तो उसे क्या बोलता? मिली, है ना? उसे m से रिप्रेजेंट करता मैं। ओके, मुझे अगर इनके सबके ग्राम में चाहिए डेटा तो कितना हो जाएगा बोलो? तो ग्राम में अगर डेटा चाहिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़े तो k का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 और ये कितना है? 10 की पावर -27, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 10 की पावर -24, है ना? तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं इसका? बोलो 1.6742 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। मैंने ये डेटा आपको लिखे हैं, ये डेटा आपको याद भी होने चाहिए। आप इतना मत याद रखो, मैं यहाँ पे पूरे परफेक्ट डेटा तो इसलिए लिखे हैं कि मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज़्यादा वेटेड कौन होता है, ज़्यादा वेट किसका होता है, तो ए रहा। देखो 1.67 यहाँ पे 26 है बच्चों, यहाँ पे 42 है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही माइनर सा। मान लो ऐसे मान लो कि नए के बराबर, है ना? तो अपने इस मोल कंसेप्ट में अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। मतलब दोनों के इक्वली मानने होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटो, ठीक है ना? लेकिन एक बात आपने नोटिस की, ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10 की पावर -31 और ये किस ऑर्डर का है? 10 की पावर -27। इसका मतलब 1000 टाइम्स, है ना? भी देखो ये 10 की पावर -28, 10 की पावर -29, -30, -31, ये डिवाइड में आएगा ना माइनस का मतलब।
तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मास में मास किसका ज़्यादा? तो ओबीएस प्रोटॉन का ज़्यादा, लेकिन बोले कितना ज़्यादा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है प्रोटॉन का मास, काफ़ी ज़्यादा, 10,000 टाइम्स मान लो ऐसा बोलो ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये खुद सब इन तीनों के मास कम है बच्चों, ये खुद ही पता ही नहीं चलता है या नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो बोलेंगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इट मीन्स अपन एक बात आप और याद रखना बच्चों, प्रोटॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, आप उस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो चाहो जब। लिखो इसको, लिख लिया बच्चों इसको? ओके, आपने क्या क्या सीखा बताओ? एक एटम के अंदर कौन होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मोल कंसेप्ट में दोनों का मास एक जितना सा ही लेना होता है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल डेटा पूछे तो कौन ज़्यादा वेटेड वाला होता है? न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं ना, तो ऐसा बोला जाएगा ना। देखो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दोनों न्यूक्लियस में। क्लियर है ये बात? दोनों कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, या फिर ऐसे बोलो ऑर्बिटल में। क्लियर है ये बात? ओके, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का तो मास वैसे ही नेग्लेक्ट होता है इनके सामने, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि द मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर ही उसका ऑलमोस्ट मास रहता है, बाहर तो वो कुछ नहीं है। उसका जो मास है ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जो भी है ना, थोड़ा बहुत जो भी है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये Z जो होता है ना यहाँ पे लिखा जाता है, Z इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलेंगे इसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कई बार नाम नया लिखा जाता है जिसको बोलते हैं अपन एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। आपसे कभी पूछेगी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे ही पूछ रहेगा प्रोटॉन कितने, लेकिन उसको ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। बोलेंगे ए क्या है सर? ए है यहाँ पे मास नंबर। क्या है? मास नंबर। इसको ए को क्या बोला जाता है? मास नंबर। इसमें हालांकि मास वर्ड जरूर आता है, लेकिन अगर फिजिक्स में मास आता तो डेफिनेटली ये ग्राम या फिर किलोग्राम दिमाग में आता। यहाँ पे बच्चों इसका नाम मास नंबर जरूर है, बट इसका मास से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक ये नंबर है, जस्ट एक ये नंबर है। और बोलेंगे किसका नंबर है? तो बोलेंगे ये एक्चुअली के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, जिसको अपन ए बोलते हैं, विच इज एक्चुअली मास नंबर, बट इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मान लो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 12, बस 12 क्या? 12 ग्राम मत बोल देना। इज इट क्लियर? दिस इज मास नंबर। ये एक नंबर है, जस्ट नाम में जरूर मास आ रहा है, बट इसकी यूनिट मत लगा देना। इट इज ए यूनिट लेस। इस क्या है ये भी? नंबर तो नंबर की कभी यूनिट थोड़ी होती है, मेरे बात सुनाई? तो मास नंबर इज ए यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कभी भी इसकी यूनिट नहीं आती है। क्या मेरी बात समझ पाई? ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया? ओके, इन न्यूट्रल एटम, मान लो कोई न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो मानते हो ना कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो न्यूट्रल हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर अपन चार्ज की बात करें, चार्ज की, तो चार्ज की बात करें तो अपने पास 3 है, जैसे कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होना चाहिए? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है बच्चों प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन में कुछ चेंजेस नहीं आता, बस नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे कि वो माइनस वाला होता है, बाकी चार्ज दोनों में सेम होता है, कूलम। और न्यूट्रॉन की बात की जाए, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है। क्या ये बात याद रहेगी? और अगर आपको मैंने बोला कि कोई न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम का मतलब ये कि ओवरऑल वो न्यूट्रल है, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स उसे क्या बराबर होना पड़ेगा? न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना नहीं है चार्ज में,
तो बोलेंगे सर जितने प्रोटॉन है उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा नेट। अगर अपन काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तो बोलेंगे जितना माइनस होना चाहिए उतना ही प्लस होना चाहिए, तभी वो अपने आप को क्या समझेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स व्हाट, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके बच्चों चलो देखो, अगर मैं एक बार छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल पूछूं तो आप मुझे बताना एक बार, है ना। मान लो मैंने पूछा आपसे कि एक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मान लो बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, एक इस टाइप से लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखा आपके लिए। आपको मुझे 3-4 बातें बतानी है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो इस वाले में बोलो। इसमें आपको बोलेंगे प्रोटॉन कितने हैं, तो एक्चुअली के अंदर जो ये इंडेक्स में यहाँ लिखा रहता है ये क्या है, यही तो प्रोटॉन है, यही एटॉमिक नंबर है। तो बोले सर यही प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है सर, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, तीनों में प्रोटॉन 1 है। सर इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन भी बराबर ही होंगे प्रोटॉन के, बिकॉज वाई, तो बोलेंगे इसलिए कि आपको कोई चार्ज थोड़ी दिख रहा है, कोई प्लस थोड़ी दिख रहा है, ओवरऑल कोई माइनस थोड़ी दिख रहा है, इसका मतलब प्लस और माइनस को इक्वल होना पड़ेगा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वाई दिस इज ए न्यूट्रल, ये सभी न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे न्यूट्रॉन, तो बोलेंगे न्यूट्रॉन कहाँ से लाएं। तो आपको शायद इस बात का पता होना चाहिए कि दीज आर, ये मास नंबर होते हैं, और ये मास नंबर क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बोलेंगे प्रोटॉन का तो पता है, तो मैं न्यूट्रॉन का पता कर सकता हूँ ना। तो चलो मुझे बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो बोले ये 1 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बोले 1 तो प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसमें बोलना, तो बोले इसमें सर 1 प्रोटॉन है, तो बोले बाकी बचे हुए 1 न्यूट्रॉन हो गया, तो इसमें सर 1 प्रोटॉन है, बाकी बचे हुए न्यूट्रॉन हो गए। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या ऐसे कर पाओगे? चलो एक और बताओ तो इस बात पर। मान लो कार्बन की बात करते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ मान लो, है ना। आपको मुझे ये 3 बातें बतानी है, क्या क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर, तो बोलेंगे 6 सर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6। इलेक्ट्रॉन बोलो, तो कार्बन पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बोलेंगे न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो सर इसमें 6 प्रोटॉन है, तो बाकी बचे हुए कौन होंगे, 6 न्यूट्रॉन। इसमें अगर 6 प्रोटॉन है तो बाकी बचे हुए कौन होंगे, 8 न्यूट्रॉन। तो ऐसे लिख पाओगे? ओके बच्चों, जब इनके नेम होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो मैंने लिखा है, ये H हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ही होता है, ये भी हाइड्रोजन होता है, बट इनमें आप देखो क्या चीज़ में चेंज है, ओनली न्यूट्रॉन में। इट मीन्स दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसोटॉप्स। अपन ऐसा बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटॉप है, सेम एटॉमिक नंबर, और वी कैन से सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? ओके, तो आपको मैंने एक चीज़ और सिखा दी यहाँ पे। क्या सिखाया मैंने आपको? यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है आइसोटॉप्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप? आइसोटॉप की डेफिनेशंस क्या होती है? आइसोटॉप की डेफिनेशन होती है उनमें क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर, Z सेम होना चाहिए, बट चेंज क्या होना चाहिए, बट डिफर इन एटॉमिक या फिर मास नंबर, डिफर इन मास नंबर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों के न्यूट्रॉन में डिफरेंस होना चाहिए, दैट्स इट, आर नोन एज आइसोटॉप। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर कभी लिखते हैं तो उसका नाम होता है प्रोटियम। प्रोटियम क्या नाम बोलते हैं ऐसे, प्रोटियम, बिकॉज वाई, इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है ना। ओके बच्चों, जैसे इसका नाम होता है बच्चों ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्राइटियम। ये इनके नाम हो गए, ठीक बात है।
दीज आर आइसोटॉप्स। ये क्या है बच्चों? आइसोटॉप। किसके आइसोटॉप बोलेंगे? बोलेंगे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन तो C6H12, C14 ऐसे, है ना। इनके नाम नहीं है, सभी के नाम होना ज़रूरी नहीं है। अपन क्या बोलेंगे? दीज आर आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के आइसोटोप है। जो आइसोटोप्स होते हैं ना बच्चों, उसमें कई आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव्स होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो पड़े पड़े क्या करते रहते हैं? एनर्जी को ऐसे लॉस करते रहते हैं। अल्फा बीटा डीके चलता रहता है उसमें ना, वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय चलते रहते हैं ना, आना जाना चलता रहना, इस टाइप से होता है। तो ये जो होता है ना ट्राइटियम, ये बच्चों एक रेडियो एक्टिव होता है ना। जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना एक रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होता रहता है ना। जैसे रेडियम होता है, रेडियम यहाँ पे होता है ना वॉच में रेडियम, तो रात को आप ऐसे कई बार देखते हो ना अंधेरे में वो जलता रहता है ना, वो उन्हीं को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। तो ये कार्बन भी जो होता है ना, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। और ये रेडियो एक्टिव है ना, बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों। ये रेडियो एक्टिव का यूज़ बड़ा खतरनाक होता है। वो डायनासोर कब मरे, कहाँ है, कितने साल पहले थे, तो ये कार्बन 14, इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इस रेडियो एक्टिव की वजह से पता करते हैं ना कि ये क्या है भाई, क्या नहीं है, कब जिंदा था। जो चट्टानें होती है बहुत पुरानी रॉक, उसके कार्बन डेटिंग के थ्रू पता करते हैं कि ये कितना पुरानी है ना, डायनासोर था या नहीं था, या फिर ऐसे मज़े ले रहे हैं, है ना। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्या? ओके बच्चों, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा अपन, मैं एक बार थोड़ा टाइम देख लेता हूँ बच्चों, क्या टाइम हो गया ना। चलो बच्चों 5-7 मिनट अपन डिस्कस करते हैं ना, अपन डीपीपी डिस्कस करते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, है ना। चलो जल्दी देखो, मैंने आपको बोला था ना कि डीपीपी नंबर 1 to डीपीपी नंबर 7 में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बोल देते, ताकि मैं थोड़ा आपको आसानी रहता मुझे बताने में, है ना। जैसे देखो आज अपन डीपीपी नंबर 1 की बात कर लेते हैं ना, थोड़ा आप स्टार्ट करते हैं। IUPAC की डीपीपी नंबर 1, डेली एक ही डीपीपी करेंगे तो ही ठीक रहेगा ना। चलो डीपीपी नंबर 1, इसमें पहले क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से सभी से हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम तो काउंट कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड जो है उसमें बच्चों एक तो यहाँ पे CH लिख रखा है, तो उसको CH2 कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसने ऐसा बोला है कि इसमें जो कार्बन है वो कौन कौन से हाइब्रिड वाला है, तो इसमें बताओ कितने सिग्मा है, तो बोले 1 और 1, 2 ही सिग्मा है। स्टेरिक नंबर 2, द हाइब्रिड इज sp, इसमें बोलो तो बोलेंगे इसमें सर 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा तो वो, और एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा वो होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से उसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? sp2, तो ये ऑप्शन में ढूंढ लेना। क्लियर है? थर्ड वाला भी हो जाएगा, अनसेचुरेटेड पूछा है उसने, है ना, नॉट ए अनसेचुरेटेड, तो C वाला ऑप्शन है जिसमें कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की अनसेचुरेशन नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है भाई, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो ऐसा ढूंढो कोई, तो ऐसा C वाला हो जाएगा। C वाले ऑप्शन में देखो क्या लिख रखा है, C वाले में ऐसा ही तो है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और ये कार्बन था यहाँ पे, इस कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन के साथ सोडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ सोडियम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन डी वाला क्यों है? तो डी वाला मैंने आपको लिखाया था, बिकॉज वाई इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, दैट्स वाई रीजन इट कंसिडर एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आंसर इज सी। ओके, डी वाले फिफ्थ वाले में तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। ग्राउंड स्टेट में उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते थे, उसमें सिर्फ कितने होते थे? 2 ही, इसने बोला है 4 होते हैं, जो कि गलत है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों बहुत है दुनिया में, तो उसका रीज़न क्या रहेगा? ऐसा 7th वाले में पूछा है उसने, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था। क्या क्या रीज़न है? एक तो टेट्रावेलेंस है, एक कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जुड़ता रहता है, कनेक्टिंग चलती रहती है, और एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई रीज़न है क्या? नहीं सर। एबिलिटी टू कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यस बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इतना ये खूबसूरत एटम है, इसी वजह से इसके लाखों करोड़ों कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ओके, सिक्स्थ वाला भी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बेस है, हो जाएगा। ओके, 8th वाला में भी कुछ नहीं है। 9th वाला बोलो बच्चों,
आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ही हो, सेम हो गया ना। इसमें कोई यूरिया हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड नहीं होगा, NaCN नहीं होगा, Mg2C3 नहीं होगा, और CH3MgBr, ये कौन है पता है? CH3MgBr, गिरगनार्ड है ना, गिरगनार्ड रिएजेंट है बच्चों ये। 10th वाला भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 11th वाले में बच्चों करेक्शन कर लेना, 11th वाले में ये करेक्शन कर लेना कि उसमें क्या पूछा है, उसने ऐसा पूछा है कि ब्यूटेन की कंडेंस फॉर्म क्या होगी, ब्यूटेन की कंडेंस फॉर्म क्या होगी, तो कंडेंस वाले से चिपका देना, तो आंसर कौन सा आएगा? C आएगा। इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, क्या कर लेना उसमें? C कर लेना। क्लियर है? 12th वाला वही है। 13 वाला क्या है? 13 वाले में एक बात बता देता हूँ बच्चों, देखो अनसेचुरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मैंने आपसे इस बेंजीन के बारे में पूछा कि बेंजीन कैसा है, तो बेंजीन नो डाउट अनसेचुरेटेड। अगर वो ऐसे पूछता ना कि इनमें से कौन सा कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, तो बेंजीन भी अपना आंसर होता। लेकिन ये बेंजीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे सिंपल मान लो एल्कीन है, जैसे कि मान लो CH2 है, इसको लैब में गए मैं, और इस लैब में गया तो मैं जो ये टेस्ट दे पाएगा ना, वो ये बेंजीन टेस्ट नहीं दे पाएगा। इवन दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिकॉज वाई दीज डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस। व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है बच्चों, वो बेंजीन में पाया जाता है। उसकी वजह से ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ना, ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्टैटिक टाइप नहीं होते, डायनामिक टाइप होते हैं। इसलिए बेंजीन कभी भी अनसेचुरेशन का टेस्ट दे नहीं पाता है। मॉलिक्यूल डेफिनेटली अनसेचुरेटेड है, बट टेस्ट नहीं दे पाएगा। जो सिंपल एल्कीन दे पाएंगे वो काम ये बेंजीन नहीं कर पाएगा, है ना, ये बात याद रखना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? जो एरोमेटिक नहीं होंगे वो एलिसाइक्लिक होंगे। ऑल दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ना पहला वाला बेंजीन है वो नहीं होगा, बाकी 2 3 4 14 हो जाएगा। 15 बच्चों हो जाएगा। 16 हेट्रोसाइक्लिक, 16 में करेक्शन कर लेना, ऑल 4 आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज वाई सब में हेट्रो एटम, रिंग में क्या होना चाहिए? हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो सब में है वो, तो सब में है, तो जाने दो, हेट्रोसाइक्लिक के सारे